पत्र लेखन। पत्र पत्र अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन है। एक समय था कि जब हम पत्र के ही माध्यम से सभी जगहों पर पत्राचार की भाषा रखते थे और पत्राचार करने से हमें यह पड़ता था कि यह सुलभ तथा सबसे सस्ता और उत्तम साधन होता था। इससे हमारी वर्तनी, लेखनी सब में सुधार होता था। लेकिन आज हम ईमेल और अन्य माध्यमों से इस पत्राचार को और आगे बढ़ा दिए हैं। लेकिन इससे इन नए तकनीकों के आ जाने से हमारे पत्राचार में कोई तकनीकी में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी ये उतना ही महत्व रखता है जितना पहले रखता था। इसमें हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। अच्छा पत्र वह है जिसमें हम अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। अच्छा पत्र उसे माना जाता है जिसमें आप अपनी बात को अच्छे से और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हो तथा पत्र की भाषा घुमावदार न होकर के सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। अच्छा पत्र का गुण ही है कि पहली बात वह प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो और उसमें किसी तरह की घुमावदार बात ना हो, सीधी और स्पष्ट बात की जाती है। पत्र लेखन दो प्रकार का होता है, एक होता है अनौपचारिक पत्र और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र वे पत्राचार होते हैं जो हम अपने जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है उनके साथ हम करते हैं, जैसे हमारे परिवार के लोगों, मित्रों और निकट संबंधियों को। इनको अगर हम पत्र लिखते हैं तो वो पत्राचार अनौपचारिक पत्राचार के अंतर्गत आता था। लेकिन अगर हम औपचारिक पत्र की बात करें तो औपचारिक पत्र यह पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा निजी संबंध नहीं होता है। जिनके साथ हमारा अगर कोई निजी संबंध नहीं है उनके साथ पत्राचार किया जाता है। और यदि होता भी है तो उसमें व्यक्तिगत लगाव और आत्मीयता क्या होती है? गौण होती है। व्यक्तिगत लगाव का मतलब उसमें कोई अपना व्यक्तिगत लगाव नहीं होता वो, और जो भी हमारी अगर आत्मीयता है वो गौण मानी जाती है, उनके साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ऐसे लोगों को जब हम पत्र लिखते हैं तो वो पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। औपचारिक पत्रों की औपचारिकता, उसमें औपचारिकता पूरी की जाती है जिसको आप नॉर्मल भाषा में फॉर्मेलिटी कहते हैं कि आप फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं निजी संबंध में जाते हैं तो आप फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करते, लेकिन अगर आप किसी के वहां जाते हैं तो आप फॉर्मेलिटी दिखाते हैं। सेम समझ जाइए कि ये फॉर्मल लेटर ही है। इसमें औपचारिकता और कथ्य संदेश ही मुख्य होता है। इनमें तथ्यों और सूचनाओं पर अधिक महत्व दिया जाता है। एक अच्छे पत्र क्या क्या गुण होते हैं? एक अच्छे पत्र की अगर हम बात करें एक अच्छे पत्र का गुण के बारे में, तो एक अच्छा जो पत्र होता है उसकी भाषा सरल होती है। पत्र की भाषा सरल व सुबोध होनी चाहिए। सरल, आसान, सुबोध का मतलब जो आसानी से समझा जा सके। जिस प्रकार सरल और निष्कपट व्यक्ति का व्यवहार बहुत असर करता है, उसी प्रकार सरल व सुबोध भी पाठक पर अधिक प्रभाव डालते हैं जो पत्र को पढ़ता है। सरल भाषा, सुस्पष्ट भाषा का हम प्रयोग करें, ये एक अच्छे पत्र का गुण है। अस्पष्टता, साफ जो भी हमें कहना है हम स्पष्टता करें, उसमें घुमाव किसी प्रकार का न डालें। संक्षिप्तता, पत्र की एक और सबसे बड़ी बात होती है कि पत्र हमारा कम शब्दों में हो उतना ही उचित माना जाता है। कम शब्दों में अपनी बात सरल व स्पष्ट भाषा में अगर कर दें तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। चौथा है शिष्टाचार। पत्र को लिखते समय हमें अपनी शिष्टाचार को अति आवश्यक रूप से दिखाना चाहिए, चाहे वह औपचारिक पत्र लिख रहे हो या अनौपचारिक पत्र लिख रहे हो। केंद्र का मुख्य विषय, जो अगर हम बात करते हैं केंद्र का मुख्य विषय, औपचारिक अभिवादन के बाद सीधे मुख्य विषय पर आ जाना चाहिए। औपचारिक अभिवादन चाहे वो हम किसी के लिए कर रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं किस पर? मुख्य विषय पर, क्योंकि हमें इसमें किसी भी तरह का कोई घुमावदार बात नहीं करनी होती है, क्योंकि जितना संक्षिप्त और स्पष्ट पत्र होगा वो उतना ही प्रभावशाली ढंग से आपको दिखाएगा। अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप व ढांचे। इसके पहले फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं कि अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले हम फॉर्मेट को जान लें। अगर फॉर्मेट जान जाएंगे तो हम पत्र को लिखना जान जाएंगे। मुख्य विषय में आपको क्या लिखना है वो आपके शब्दों पर निर्भर करता है, चाहे वह किसी क्लास का बच्चा हो, चाहे वह किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सबके लिए पत्राचार की जो फॉर्मेट होती है अनौपचारिक पत्रों का, उसका ढांचा यही है। शब्दों की गहनता आप पर डिपेंड करती है कि आप शब्द कितने गहन रूप से इसमें डालते हैं, कितने सुबोध डालते हैं, कितने सरल डालते हैं, वो आप पर डिपेंड करती है।
शब्दों की अगर फॉर्मेलिटी और बढ़ जाएगी तो वो क्लास 12th लेवल का हो जाएगा, थोड़ा आप कम रखेंगे 10th लेवल का हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट सेम रहता है। इसलिए जब तक आप एकेडमिक सेशन में हैं, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, आपको पत्राचार के जितने भी पत्र आते हैं आपको करने ही करने होंगे। उसके लिए अनौपचारिक पत्रों का या फॉर्मेट आप ध्यान से देखिए, इसमें फॉर्मेट ही मेन होता है। फॉर्मेट को समझिए, यानी ढांचे को समझिए, प्रारूप को समझिए। जैसे सबसे पहले हम जगह का नाम बताते हैं, उसके साथ साथ उसका पूरा ब्यौरा देते हैं। उसके नीचे हम दिनांक लिखना नहीं भूलते, दिनांक हेडिंग डाल के भी लिखा जाता है। जैसे यहां आप देख रहे होंगे दिनांक डाला गया है, यहां भी आप देख रहे होंगे कि दिनांक ऐसे दिनांक डाल करके भी हम लिखते हैं। दिनांक डालने के लिए आपको बहुत बारीक बात की ध्यान रखनी होगी कि जैसे मान लीजिए 28 अक्टूबर लिखा है तो उसके बाद कामा, और जो भी आपका सन चल रहा हो, 2024 हो, 25 हो, 26 हो, जो भी आपके उस समय में हो, आप वो यहाँ डालेंगे। अब हम अभिवादन पर आएंगे। हम अपने पिताजी को मान लीजिए पत्र लिख रहे हैं, हम अभिवादन करेंगे, आदरणीय पिताजी, सादर नमस्कार, आदर के साथ नमस्कार। कल ही सायंकाल को आपका ही पत्र मिला। सायंकाल को उनको बता रहे हैं कि भाई कल शाम को आपका पत्र मिला, क्योंकि पत्र को जाने और आने में समय लगता था। इसीलिए तो आज ये ईमेल, व्हाट्सएप या मैसेंजर के जितने ऐप है क्यों बहुत चल दिए। रीजन ये था कि वो पत्र बहुत लेट में हमें मिलते थे, जिससे अगर कोई दुखद घटना हो या सुखद घटना हो तो उसको मिलने में समय लग जाता था। लेकिन आज माइक्रो सेकंड के अंदर ही आपके मैसेज एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जा रहे हैं। इसलिए मेन पत्राचार में बहुत कमी और गिरावट आ गई है। कल हम बता रहे हैं कि अपने पिताजी को कल सायंकाल को आपका पत्र मिला, मुझे यह जानकर, अब आपकी बात है कि आप अपने पिताजी के लिए क्या उस शब्द लिखते हैं कि भाई आपका पत्र मिला, मुझे उसमें पढ़ करके बहुत हर्षोल्लास लगा कि आप घर पर सभी लोग कुशल मंगल से हैं, आप सभी का कुशल क्षेम, और मेरी माता जी को प्रणाम और भाई बहनों को स्नेह। उसके बाद हम आप अपने पत्र में क्या किस विषय पर लिख रहे हैं वो आपको जानकारी होगी। आपको विषय दे दिया जाता है, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपको विषय दे दिया जाएगा। आप उस विषय से रिलेटेड जो भी पैराग्राफ हो, 2 या 3 पैराग्राफ आप लिखेंगे। ये खड़ी पाई यह दिखाता है कि आप कम से कम 3 पैराग्राफ में अपने शब्दों को निर्वादित कर दीजिए, निष्पत्ति कर दीजिए। निष्पत्ति करने के बाद अब बात आती है आखिरी टर्म की, पत्र की प्रतीक्षा में, यानी पिताजी से फिर पत्र की उम्मीद करते हैं, पत्र की प्रतीक्षा में आपका सुपुत्र और ये नेम। एक बात याद रखिए, जब भी आप अगर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अगर लेफ्ट साइड से फॉर्मेट लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड से फॉर्मेट लिख रहे हैं तो इसका ध्यान रखना है आपको कि लेफ्ट साइड के फॉर्मेट की जो पूरी लाइन होती है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, चाहे वो अभिवादन हो या आखिरी सैल्यूटेशन हो, शुरुआत का हो अभिवादन या अंतिम में आप विदाई का अभिवादन दे रहे हो, वो एक प्रारूप में होते हैं। वही अगर आप राइट साइड में लिख रहे हैं, अगर आप इस पत्र को ध्यान से देखेंगे राइट साइड में लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिए इनके सारे आखिरी टर्म एक सीधाई में है। यहां भी आपके सारी आखिरी टर्म एक सीधाई में होने चाहिए, चाहे वो आप लेफ्ट में लिखें या राइट में। अक्सर बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलग अलग किताबों में फॉर्मेट अलग अलग दे रखा है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड की बहुत सारी किताबों में जाएंगे, पेपर्स में जाएंगे तो आपको ये फॉर्मेट देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने दोनों फॉर्मेट दिखा दिए हैं। ये फॉर्मेट सीबीएसई बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा और ये यूपी बोर्ड में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम अगर ये फॉर्मेट हम अलग अलग है, नहीं, दोनों के लिए भी फॉर्मेट सेम है। आप इन दोनों में से जिसको चाहे उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। बारीकता क्या ध्यान रखनी है कि हम जब भी शुरुआत करेंगे तो शुरुआत की अगर हम लेफ्ट साइड से कर रहे हैं लिखने का तो हम यहां से शुरुआत करेंगे, देखिए यहाँ खत्म हो गया, ये यहीं तक खत्म हो गया तो यहीं तक खत्म, ये यहां से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया। लेकिन अगर हम राइट साइड में लिख रहे हैं तो राइट साइड वाली लाइन तक हम लेके जाएंगे, तो उसको हमें याद रखना होगा कि हमें आखिरी पैसेज तक जाने तक हमारा हो जाए। देखिए ये इधर बढ़ गया, यानी ऐसे थोड़ा सा हमें स्पेस दे करके ये बात लिखनी और करनी। हमारे पास एक प्रश्न है, अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र आपको भेजना है। तो ये अनौपचारिक है कि नहीं है? क्यों अनौपचारिक है? क्योंकि हम अपने सगे संबंधियों और मित्रों के लिए यह पत्र लिख रहे हैं। अपने भाई के लिए यहाँ पर पत्र दिया गया है कि आपका भाई वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले अभी सैल्यूटेशन और
पहले तो वो टर्म लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि वो जगह और प्लेस क्या है। परीक्षा भवन नई दिल्ली की बात हो रही है। दिनांक हमने फॉर्मेट में देखा कि हम इस प्लेस का नाम डालें। अब हम सैल्यूटेशन पर आएंगे। प्रिय मित्र आशीष डेविड, जैसे मेरे प्रिय मित्र का नाम आशीष डेविड है, वैसे आप वहां पर ध्यान रखिएगा कभी भी नेम उजागर मत कीजिएगा। कोई भी नेम हो आप उजागर न करेंगे, इसके जगह क ख ग डालेंगे। किसी भी तरह से आपका अपना नहीं, अगर पेपर में आपका नाम दिया है कि आप अपने मित्र सुनील या सुनीता, ऐसा कई बार होता है कि आपको नेम दे देता है, सुनील या सुनीता को पत्र लिखना है, शादी में बुलाना है या वाद विवाद के लिए बधाई देनी है या किसी भी विषय पर अगर पत्र लिखना है, नेम दिया है तो ही नाम आप लिखेंगे, नहीं तो अपना नाम उजागर नहीं करेंगे। यहाँ आप क ख ग लिखेंगे। तुम्हें यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि ईश्वर की अनुकंपा से मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई श्री निर्भय धर द्विवेदी जी का विवाह लग्न हो गया है। इनका विवाह या शुभ विवाह तय हो गया है। इनका विवाह, अब आप अपनी पूरी फॉर्मेट वाली बात लिखेंगे। इनका विवाह फला जगह से फला जगह में हुआ है। इनके इस तारीख से लेकर के इस तारीख के बीच में विवाह संपन्न होगा, जिसमें तिलक इस दिन है, हल्दी का रस्म इस दिन निभाई जाएगी और शुभ विवाह इस दिन को होगा और विदाई इस समय होगी। आप मेरे मित्र, तुमसे अनुरोध है कि तुम सही समय पर यानी उचित समय पर यथोचित समय पर मेरे यहाँ आकर के तुम मुझे अनुशासित करोगे या हमें अनुग्रहित करोगे। तुम्हारा इंतजार रहेगा, तुम्हारा प्रिय मित्र। और फिर आप अपना नाम नहीं उजागर करेंगे, आपको कुछ और लिख देना है। यहाँ क ख ग लिख दिया तो इसमें अ ब स लिख दीजिए। आपको नेम सैल्यूटेशन टर्म नहीं दिया, अगर दिया नहीं है तो इसमें लिखना भी आपको नहीं है। एक और दूसरा हमने लिया है, फॉर्मेट बदल दिया है, बस यहाँ लेफ्ट फॉर्मेट में लिखा है, यहाँ राइट फॉर्मेट में लिखना है। तो फॉर्मेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बारीकी का क्या ध्यान रखनी है कि हमें एंडिंग पोजीशन को ध्यान रखना है कि ये सारे एंडिंग पोजीशन में ये सेम होना चाहिए। अपने भाई को, जो कि 80 गांधीनगर गुजरात, दिनांक 20 अक्टूबर सन इतने में वो उसकी बात हो रही है। प्रिय रोहित, आज तुम्हारे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने की खबर मुझे मिली है। उसको सुनकर बड़ी अति प्रसन्नता हुई है। यह वाद विवाद में तुम्हारा प्रथम स्थान ऐसे ही नहीं आया है, तुमने बहुत कड़ी मेहनत की है। आप उसे सीधी बात बताइएगा, तुमने बहुत कड़ी मेहनत की है। मैंने स्वयं अपने आंखों से इस बात को देखा है और पिताजी से भी सुना है कि तुम दिन रात इस प्रतियोगिता के लिए लगे रहे और तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये तुम्हारे कड़ी मेहनत और तपस्या का, परिश्रम का फल है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम आगे भी ऐसे ही कड़ी मेहनत करके ऐसे बहुत सारे प्रतियोगिताओं में अपना नाम और हमारे घर के परिवार के साथ साथ गांव और देश का नाम भी रोशन करोगे। अपने कड़ी मेहनत को जारी रखो और उज्जवल भविष्य को बनाओ। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए तुम्हारा प्यारा भाई हम नेम नहीं देंगे, नेम तभी देंगे जब आपको नेम दिया जाएगा। तो ये अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पत्र, कल हम लोगों ने अनौपचारिक पत्र को पढ़ा, अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होता है और उस पर कुछ हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखे। आज हम लोगों का दूसरा है, औपचारिक और अंतिम है। अब पत्रों की पूरी सीरीज समाप्त होती है। ये जो भी पत्र आपको पढ़ाए गए हैं क्लास 9, 10, 11, 12, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, तीनों में आपके लिए लाभकर साबित होंगे। तो आज हम औपचारिक पत्रों की बात करते हैं। तो औपचारिक पत्रों में भी कुछ फॉर्मेट को लेकर के बच्चों में कंफ्यूजन रहती है। तो आपको वहां भी 3 तरह के अलग अलग औपचारिक पत्र देखने को मिलेंगे। एक, आप जो विद्यालय प्रशासन को लिखते हैं। दूसरा, आप जो अपने किसी बड़े अधिकारी को लिखते हैं। और तीसरा, यदि आप किसी नौकरी के लिए या किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तब लिखते हैं। किसी भी पद के लिए भी आप लिखते हो तो उसका फॉर्मेट। ये तीनों फॉर्मेट मैंने लिखा है। ये फॉर्मेट मैंने लगभग यूपी बोर्ड के पैटर्न पर लिखा है। ये सीबीएसई बोर्ड में आप पैटर्न देखने को आपको मिलेगा, ये सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर है और ये नॉर्मल पैटर्न पर है। ये दोनों में आपको देखने को, ये ऐसा नहीं है कि अगर ये पैटर्न आप इसके यहाँ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपका जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। चाहे आप इस फॉर्मेट पे लिखें या इस फॉर्मेट पर लिखें या ये फॉर्मेट यूज करें, आपका सब सही है। तो इसे कंफ्यूज लेकर के नहीं हुआ है कि हमारा लेफ्ट साइड लिखना है या राइट साइड। कल जब हम अनौपचारिक पत्र पढ़ा रहे थे तो अनौपचारिक पत्रों में मैंने आपको बताया था कि कौन सी बारीकता का ध्यान रखना है। आप चाहे लेफ्ट लिख रहे हो या राइट।
चलिए, औपचारिक पत्र में पहला औपचारिक पत्र है, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। आप सबसे पहले लिखते हैं सेवा में श्रीमान, और ध्यान रखिए, बारीकता का ध्यान रखना है, आपके सारे टर्म्स एक ही सीधी रेखा में होने चाहिए। आप जहां भी लिखें आपके सारे टर्म्स एक ही सीधी रेखा में होने चाहिए। ये फॉर्मेट बहुत मायने रखता है, सीधी रेखा में आपका होना चाहिए। शुरुआत अगर लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो लेफ्ट का शुरुआत का सारा टर्म होना चाहिए, और अगर आप राइट साइड से कर रहे हैं तो आपका राइट साइड में सारा होना चाहिए। अब हम ध्यान देंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य आपके जिस भी विद्यालय की बात करेगा, अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से कोई भी ऐसा विद्यालय जिससे आपकी प्रेजेंसी न शो होती हो कि आप पर्टिकुलर कहाँ के रहने वाले हैं, या किसी तरह का नाम नियम न शो होता हो, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। आप नॉर्मली तौर पर अगर सीबीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों तो क ख ग घ वर्ड यूज कर सकते हैं, या दिल्ली पब्लिक स्कूल यूज कर सकते हैं। आप कहीं के भी हो दिल्ली पब्लिक स्कूल को लिख सकते हैं, या आप मेरठ का यूपी बोर्ड से हैं तो आप मेरठ के किसी स्कूल का नाम जिक्र कर सकते हैं। किसी भी ऐसे स्कूल से जिससे आपका पर्टिकुलर आइडेंटिटी न शो होता हो आप लिख सकते हैं। सिद्धार्थनगर झांसी, विषय है छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। ये विषय बदला जा सकता है, पेपर में आपको मैंने बस फॉर्मेट समझाने के लिए ये पत्र लिया है। ये विषय हर बार बदल सकता है। आपको छुट्टी हेतु भी प्रार्थना पत्र लिखा जा सकता है, या आपका विषय बदल करके प्रधानाचार्य से वाद विवाद प्रतियोगिता कराने के लिए आपको पत्र लिखने के लिए आ सकता है। विषय बदल जाएगा, फॉर्मेट आपका यही रहेगा। शब्दों की गरिमा आपको रखनी है कि शब्द कहां से कितना कैसे लिए जाएंगे, अब बनाएंगे। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अगर आपने प्रार्थना पत्र लिखा, विषय हमने हेडिंग डाला, और विषय के बाद आप बताते हैं मान्यवर सविनय निवेदन है कि जितने भी अगर इस तरह के फॉर्मेट में आएंगे, ऐसे ही हम फॉर्मेट को यूज करेंगे। मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं का छात्र हूं। आप अगर विद्यालय प्रशासन को लिख रहे हैं तो आपको अपनी बताना होगा कि भाई मैं 10वीं का छात्र हूं, मैं सदा विद्यालय में अच्छे, पहले तो आप अपनी आइडेंटिटी बताइए, मैं सदा विद्यालय में अच्छे अंकों से प्राप्त कर रहा हूं, या पिछली वर्ष मेरा जो स्थान रहा है कक्षा में वह प्रथम स्थान रहा है या द्वितीय स्थान रहा है, लेकिन अक्सर आप प्रथम का ही जिक्र करेंगे। इसके अलावा मैं भाषण प्रतियोगिताओं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं और अन्य कई बार विद्यालय के लिए जोनल और राष्ट्रीय स्तर पर भी इनाम जीत करके लाया हूं। आपको छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है, इसलिए आप अपने विषय में अत्यधिक वर्णन कर रहे हैं, आप अपने विषय में अत्यधिक बता रहे हैं, ताकि आप विद्यालय में इन केस न रहें तो अब विद्यालय को भी कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे छात्र हैं। इसलिए उसने अपनी प्रशंसा में कुछ वर्ड लिख दिए। आपको अगर मान लीजिए बीमारी के लिए ये शब्द लिखना हो तो ये शब्दों की ये तो शब्द आप लिखेंगे नहीं, बीमारियों के लिए लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं का छात्र हूं और मैं सदा विद्यालय में, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है कि मैं सदा विद्यालय में रेगुलर रहा हूं, मैं सही समय पर स्कूल आ जाता हूं, या सही समय पर विद्यालय में उपस्थित रहता हूं, या इतने खंड का मैं छात्र हूं, पिछले रात मेरी तबीयत जो है बुखार के कारण खराब हो गई है, जिसकी स्थिति की वजह से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं, अतः महोदय जी से निवेदन है कि कृपया मुझे 2 दिन छुट्टी या अवकाश देने की कृपा करें। तो ये सब उसमें नहीं लिखेंगे, आपको शब्द आपके विषय के अनुसार रखने होते हैं, जैसा विषय उस हिसाब से आप अपने शब्द रखेंगे। अत्यंत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी को एक असाध्य रोग ने घेर रखा है, जिसके कारण वह घर की आर्थिक स्थिति क्या हो गई है, डगमगा गई है, जिसकी वजह से मेरे 2 भाई बहन, मेरे अलावा मेरे और 2 भाई बहनों के शिक्षण का भी वहन मेरे ही पर आ गया है। तो कृपया महोदय जी से यह निवेदन है कि आप मेरी जो है छात्रवृत्ति मुझे देने की कृपा करें। अगर आप मुझे छात्रवृत्ति दे देंगे ताकि मैं अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चला सकूं, यह छात्रवृत्ति आपकी मेरे प्रति विशेष कृपा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं खूब मेहनत से पढ़ूंगा और स्कूल का नाम रोशन करूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग कक्षा 10 रोल नंबर जो भी आपका है, क ख ग कक्षा 10वीं हो जाएगा और रोल नंबर उस समय जवाब ही आपका, और जिस दिन यह पत्र लिखा जाता है उस दिन का दिनांक। दूसरे फॉर्मेट का पेपर है कि आप स्वास्थ्य विभाग अधिकारी को लिख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी को अगर आप पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले आप जगह पूरे टर्म का नाम बताते हैं कि भाई आप यहाँ यह किसको भेज रहे हैं। तो यह परीक्षा भवन नई दिल्ली, 8 जुलाई जो भी आपका सन रहा हो, और स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली नगर निगम, कश्मीरी गेट दिल्ली, और उसका कोड लिखे हैं। भाई इन स्वास्थ्य अधिकारी के पास यह क्या हुआ है, पत्र
पहुंच रहा है। ये आपके अधिकारी जी का पूरा ब्यौरा है। विषय क्या है? मच्छरों का बढ़ता हुआ प्रकोप। आपके मोहल्ले में बहुत सारे मच्छर बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आप उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप पत्र लिखेंगे। विषय इसलिए लिखना जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं, तो विषय से वो जल्द से जल्द पकड़ लेते हैं बात को। अगर आपने अनौपचारिक में देखा होगा तो अनौपचारिक में आपने कहीं विषय डाला था कि भाई के शादी में विवाह में बुलाने हैं तो पत्र नहीं, क्योंकि उन्हें पूरा पत्र पढ़ना है। पत्र वो जो अनौपचारिक होता है वो छोटा होता है, लेकिन उसके लिए विषय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन औपचारिक पत्रों के लिए विषय की आवश्यकता है, वो बहुत बिजी पर्सन होते हैं लोग, इसलिए यह विषय लिखा गया है। और यह थोड़ी सी पत्रों को और इंटरेस्टिंग भी बना देता है। महोदय, मैं सेवानगर क्षेत्र का निवासी हूं। ये आप किसी और को भी पत्र लिख सकते हैं। बहुत आपके साथ अगर पेपर में प्रश्नों के साथ खेला जाएगा तो बहुत बदल सकता है, तो आपके विषय को बदल देगा। फॉर्मेट आपका यही रहेगा, विषय के अनुसार आप अपने शब्दों को बदल लीजिएगा। चाहे स्वास्थ्य नगर निगम अधिकारी को इसके लिए पत्र लिखना हो सकता है डीएम साहब को किसी अनदर टर्म के लिए जहां पर आपको दिखाना हो कि हाँ इस चीज के लिए आपको पत्र लिखना है। विषय मिला जुला करके आपका क्या होगा, बदल जाएगा। जल निगम अधिकारी को जल की आपूर्ति के लिए पत्र लिखना हो सकता है। बिजली विभाग वाले अधिकारी को बिजली की कटौती हेतु, बहुत ज्यादा आपके यहाँ बिजली कटौती हो रही है, उसके लिए पत्र आ सकता है पेपर में। तो विषय बदलेगा, शब्द बदल जाएंगे, आप उसके अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं बस फॉर्मेट बता रहा हूं। मैं सेवा नगर क्षेत्र का निवासी हूं, जिस भी नगर के क्षेत्र का निवासी हूं, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के मच्छरों की ओर बढ़ते हुए प्रकोप की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। आजकल पूरे सेवा नगर क्षेत्र में भारी उत्पात ये मचा रखे हैं। वर्षा की ऋतु के बाद जल भराव की समस्या ने मच्छरों का प्रकोप बढ़ा दिया और स्थान स्थान पर पानी भरे होने के कारण मच्छरों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। क्षेत्र में जमादार काम तो प्रतिदिन आते हैं, पर वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहकर अपना दिन गुजार देते हैं। उन्होंने साफ सफाई का जो भी जिम्मा अपने लिए उठाया है वो साफ सफाई कर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से यह हुआ है मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि मलेरिया तक होने की नौबत आ गई है। और जल्द से जल्द अगर यदि कार्रवाई न हुई तो यह एक महामारी की तरह फैलने लगेगा, जिसके कारण नगर के लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। तो महोदय आपसे अनुनाद है कि आप इसके जगह आप आपसे निवेदन है कि सेवानगर क्षेत्रवासियों की समस्या का समाधान के संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उचित निर्देश देने की कृपा करें। मुझे आशा है कि आप हमारे क्षेत्र की सफाई करवाने के लिए तुरंत आवश्यक कार्यवाही करेंगे। भवदीय अगर आप ये फॉर्मेट चाहें तो आप लेफ्ट साइड से उठा करके राइट साइड कर देंगे, तो इसे भी आप लेफ्ट साइड से राइट साइड कर दीजिएगा। इससे कोई लेना देना नहीं है। विषय बदलेगा, शब्दों का फॉर्मेट आप खुद अपने अनुसार बदल देंगे। जल भराव के लिए अगर बात होगी कि जल की आपूर्ति कराना है तो जल की आपूर्ति की बात, बिजली कटौती के अगर प्रश्न आ जाता है तो बिजली कटौती के लिए सारा कुछ हुए शब्द आपको अपने अनुसार रखने हैं। अब आखिरी है, किसी नौकरी हेतु, किसी भी जॉब हेतु, नौकरी हेतु अगर आपको आवेदन करना है तो आवेदन करने का एक फॉर्मेट यह है, एक और अनदर फॉर्मेट है, लेकिन सबसे बेस्ट फॉर्मेट यही होता है। आप इसे लिखेंगे। सबसे पहले सेवा में आपको कहां भेजना है, तो आपको शिक्षा निदेशक को भेजना है। तो सेवा में शिक्षा निदेशक लखनऊ, विषय आपने डाला सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन पत्र, क्योंकि सहायक अध्यापक पद के लिए पत्र लिखना है, तो सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन पत्र। अभी यहाँ विषय इसलिए डाला गया है क्योंकि वे बहुत बिजी पर्सन हो सकते हैं, तो उन्हें कम समय के लिए वो देखेंगे कि भाई आवेदन आया है, आवेदन के बाद बीच की चीजों को छोड़ेंगे, वो तुरंत मेन फॉर्मेट पाएंगे। नहीं तो अगर विषय नहीं लिखा होगा तो उन्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा। सेवा में शिक्षा निदेशक लखनऊ, विषय सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन पत्र। किसी भी जॉब के लिए आवेदन पत्र हो सकता है, वो कोई ऐसा नहीं है। लिपिक हेतु आवेदन पत्र हो सकता है, किसी समाचार पत्र में आप पत्रकारिता करना चाहते हैं उसके लिए आवेदन पत्र हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए हो सकता है, किसी बड़े इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइनिंग के लिए हो सकता है। तो आपको फॉर्मेट यही रखना है। महोदय, दिनांक 11 मार्च 2000 जो भी हो, हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन के उत्तर में मैं हिंदी के सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन कर रहा हूं।
जो भी नौकरी निकली है, आप इस विषय को कैसे जाने हैं? तो हिंदुस्तान टाइम्स में आपने प्रकाशित कराया था कि भाई मुझे हिंदी का सहायक अध्यापक चाहिए। आपने कहीं विज्ञापन देखा मोबाइल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से, अब तो आप बता रहे हैं कि भाई हम यहाँ से देखें, आवेदन कर रहा हूँ, मेरी शैक्षणिक योग्यताएं एवं अन्य जानकारियों का विवरण इस प्रकार है। और अब आप पूरी अपनी जानकारी देंगे। क्या जानकारी? नाम आपके अनुसार है, नाम कभी भी हम शो नहीं करते हैं। आप यहाँ पर किसी भी तरह से आप अपनी कास्ट या अनदर टर्म को शो नहीं करेंगे। अगर आवेदक का नाम दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप ग का इस्तेमाल करेंगे, ब स का इस्तेमाल करेंगे। पिताजी का नाम अबस, आपका नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, अस्थाई पता, कहाँ रहने वाले हैं। शैक्षणिक योग्यता, आपके पास कौन कौन सी योग्यता है? पहली योग्यता परीक्षा, आपने किस वर्ष परीक्षा दी, परीक्षा का नाम, परीक्षा किस वर्ष दी, कितना अंक प्राप्त किया, परसेंटेज क्या है आपका, और विषय क्या क्या रहा, बोर्ड कौन सा रहा है। तो हाई स्कूल 2003, 500 में से 325 नंबर आपने पाया है। तो हाई स्कूल में ये जो परसेंटेज होता है ये 600 का होता है। 600 में से 65% आपने पाया। हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित, कला, यूपी बोर्ड से आपने पाया है। इंटरमीडिएट में 2005, 350, 500, 70% पाया है। हिंदी, संस्कृत, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र आपने माध्यम रखा। एक और विषय भी जो भी छूट गया हो, अंग्रेजी, आप अपने हिसाब से अंग्रेजी बढ़ा लीजिएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या आपने लिया है। बीए आपने किया है 2008 में, 800 में से 496 नंबर पाया है। तो अब उस समय क्या थी अनुमानित ये रहेगा, ये आपके हिसाब से है। 62% पाया है हिंदी, संस्कृत, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र का। बीएड में 2009 में 700 में से 500 नंबर पाया है। ये आप न चाहें तो ये से आप अंक हटा सकते हैं, अंक को आप हटा दें, डायरेक्ट प्राप्तांक और प्रतिशत लिखें, अंक कोई जरूरी नहीं है। तो आप इसे चाहें तो हटा दें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि हर बार हर सत्र में प्राप्तांक कई बार बदला हुआ है, तो पुराने प्राप्तांक को लेकर के कंफ्यूजन में हो सकते हैं, तो इसे आप हटा दें। प्राप्तांक में कितना परसेंटेज पाया, विषय क्या रहा, बोर्ड क्या रहा। यूपी बोर्ड से आपने हाई स्कूल और इंटर किया है, रुहेलखंड विश्वविद्यालय से आपने बीए किया है और बीएड भी रुहेलखंड विश्वविद्यालय से किया है। अन्य गतिविधियां क्या है, विद्यालय में आपने कौन कौन सी चीजों को हासिल किया, जैसे आप लोग एनसीसी लेते हैं, स्काउट गाइड लिए हैं, या अन्य ऐसी कोई भी। तो विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर हुई वाद विवाद प्रतियोगिताओं में आपने प्रथम पुरस्कार अर्जित किया है, और अन्य कार्यक्रमों में का भी संचालन किया है। आप अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं कि मैं पढ़ाने के साथ साथ अन्य चीजों में भी मैं शामिल रहा हूँ। अस्थाई पता 15A सी ब्लॉक मेरठ, आपका जो भी अस्थाई पता है वो आप लिखेंगे। और अब आप सत्यापन देंगे। सत्यापन क्या दिया जाता है कि मेरे अध्यापन में अत्यधिक रुचि है, मैं पिछले 2 या 3 सालों से मैं फला विश्वविद्यालय या फला कॉलेज में, जो भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताना होगा कि मैं इतने कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और मैंने अभी तक ये चीज अर्जित की है। मेरे सत्यापन में दिया गया जो भी प्रमाण है, ऊपर जो भी प्रमाण है, वो सारे के सारे क्या हैं, मेरी जानकारी में सही है। ये आखिरी में सब में देंगे, मेरी जानकारी में सही है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि पाई जाए तो मेरा निवेदन क्या कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, ताकि आप भरोसा दिला सके कि मैंने जो भी जानकारी दी है सबका सब सही दिया गया है। एक बार आप सेवा का मौका अवश्य देकर हमें कृतार्थ करें। संलग्न प्रमाण पत्र का मतलब यह होता है कि आपने कौन कौन सी फोटोकॉपी लगाई है। आखिर में इस बात का क्या प्रमाण है कि हाई स्कूल में आपने 65% पाया है, इंटर में आपने 70% पाया है, बीए में आपने 62% पाया है। तो आपने हाई स्कूल का मार्कशीट लगाया है, इंटरमीडिएट का, बीए का, बीएड का, और चरित्र प्रमाण पत्र लगाया है। धन्यवाद। भवदीय राजेश सिंह। तो ये आपको शो नहीं करना है, इसके जगह आप क ग रखेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके लिए आवेदन करना है, लेकिन नौकरी या किसी भी लिपिक पद के लिए फॉर्मेट यही रहेगा।